एक बात और कहूंगा, कार्यक्रम के आरंभ में ही कह देना चाहता हूं, आप लोगों को ये बात मैं बता दूं कि अब प्रत्येक हफ्ते के रविवार के दिन का जो शाम का कार्यक्रम होगा वो आप लोगों के कमेंट सेक्शन से कुंडली चुन करके मैं उसकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। इस वजह से प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में अपना कमेंट जरूर लिखें और डेट ऑफ बर्थ के साथ डिटेल भी जरूर लिखें सवाल के साथ। तब तक के लिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां रील बनने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ मेरा जो एप्लीकेशन है ज्योतिष ही लक्ष्य, आप उसे प्ले स्टोर पे जरूर डाउनलोड कर दीजिए, वहां से भी आप मेरे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को जरूर देख सकते हैं। तब तक सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है राधे कृष्ण। एक बात बताता हूं, बताऊं, आप कई बार जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आईएएस बनने के योग कितने हैं, पीएससी कंप्लीट करने के योग कितने हैं, ये सवाल निस्संदेह आपके दिमाग में या व्यक्ति के जेहन में तभी आता है जब उसकी कुंडली में वो योग उपस्थित है। मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं आईएएस बन जाऊंगा? ये सारे सवाल अलग अलग हैं और सबके उत्तर भी अलग अलग निकलते हैं। विश्व की तो नहीं कहूंगा, पर भारतीय जो परीक्षा प्रणाली है उसकी तो ये सबसे उत्कृष्ट परीक्षा होती है और निसंदेह इसके लिए दिन रात एक करनी पड़ती है और देखना नहीं होता है कि आप कब जाग रहे हैं कब सो रहे हैं। पर एक बात मैंने जो देखी है कि जिसने भी ये सवाल पूछा है कि क्या मैं आईएएस बनूंगा या फिर मेरी कुंडली में आईएएस के योग हैं, तो निसंदेह उसकी कुंडली में योग रहे हैं। पर हां, सवाल ये उठता है कि क्या ये योग इतने मजबूत और मजबूती से उपस्थित हैं कि मुझे बना के ही छोड़ेंगे? अब इसमें 2 से 3 सवाल और भी खड़े होते हैं स्वतः ही, और वो ये कि मेरा दिमाग कितना काम करेगा, मेरा मन इसमें कितना लगा रहेगा और मेरी मेहनत कितनी रंग लाएगी। है कि नहीं बात? क्योंकि तीनों चीजें आपको देखनी ही होती हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में सबसे पहले तो संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है कि भाद्रपद माह में जन्म हुआ है व्यक्ति भद्र पुरुष की भांति हाथी के शरीर के जैसा गंभीर चाल का होता है, मतलब उसके पास पद को गरिमामयी तरीके से निभाने और उसका संपूर्ण वजन से लाभ लेने का प्राप्त करने का योग है। यह ठीक है, मतलब शारीरिक रूप से या भौतिकीय लक्षण बिल्कुल उसके पास खड़े हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास समस्याएं भी आएंगी और जीवन बेपटरी भी होगा। क्लियर है? शरद ऋतु शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक, इस वजह से व्यक्ति का दिमाग अगर संतुलित रहा तो वो कुछ भी कर सकता है। बस इतनी सी बात कहूंगा, बस एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं। शनिवार के जन्म में होने के कारण व्यक्ति मेहनत ज्यादा करना चाहता है और पर कर नहीं पाता है, या दूसरी बात इसको ऐसे घुमा के कहूं तो लक्ष्य ऊंचे हैं पर उस हिसाब से अभी मेहनत बाकी है। बस शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक, इस वजह से मन को मशोषने की स्थिति कई बार बन जाती है या कई बार प्रमोशन मिलते मिलते रह जाता है। और व्यक्ति की कुंडली में शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है। हस्त नक्षत्र के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, मजबूत होते हैं और बेहतर बनाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में हस्त नक्षत्र का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज्यादा तरीके से समाज में नाम कमाने वाला, भूमि भवन वाहन आदि इन सब चीजों का संपूर्ण भोक्ता और सरकारी लाभ प्राप्त करने वाला। साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत ही तीव्रतम स्थिति को प्राप्त करता है और जल्दी ही प्रगति भी करता है। लेकिन बाकी है बालोकरण, ये ठीक ठाक है, व्यवसाय करने के लिए ये चीजें ठीक होती हैं। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो संतुलन पैदा करना चाहता है, समाज के प्रत्येक हिस्से में अपनी पहुंच बरकरार रखना चाहता है, दबंग भी है, क्रोधी भी है, कामी भी है, छलिया भी है, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो समाज के प्रत्येक लोगों का सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता है। इस वजह से कई बार उसमें राजनीति का दबाव भी बढ़ जाता है या राजनीतिज्ञ या राजनीतिक लोगों से हस्तक्षेप कई बार प्राप्त होता है। ये आपके जीवन का संपूर्ण हिस्सा। अब इसको आप अगर कुंडली पे देखना चाहते हैं तो इनके पिता ने सवाल पूछा है, इस जातक के यूपीएससी या पीएससी में चयन के योग हैं या नहीं? योग हैं, लेकिन अभी जो दशा चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है। मतलब एक होता है ना, जैसे कि योग तो बने हैं, कैसे? हंस योग लग्न में भद्र योग बना है, शनि बढ़िया दशम स्थान को देख रहे हैं, सूर्य स्वग्रही हुआ है, शुक्र मंगल यहाँ पे ठीक नहीं है।
शुक्र मंगल ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में बाधक ग्रह का होता है। धनु लग्न की कुंडली के लिए वो बाधाएं उपस्थित करते हैं, मारक हो जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति के साथ मारकेश और प्रबल मारक बना देते हैं। और दशा भी अभी जातक की कुंडली में राहु में शुक्र की ही चल रही है, 22 के 9वें महीने से आ जाएगी। मैं समझता हूं कि दो तरीके का ये परिणाम दे सकते हैं। एक, आपकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल भी करवा सकते हैं, और दूसरा, ये आपको पथ भ्रष्ट भी कर सकते हैं या पथ से च्युत भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना। शुक्र के साथ मंगल का बैठना अष्टम भाव में व्यक्ति को कई बार मेहनत बर्बाद चली जाती है। इस वजह से पूरे तरीके से एक बात, इनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा का, जहां चंद्रमा पापक हुए हैं, एक साथ बैठना व्यक्ति को निर्णय लेने में गलती और कई बार डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर, और व्यक्ति का निर्णय गलत होता है। इस वजह से चयन करने में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। गुरु और चंद्रमा का केंद्र में होना, राहु का दशम स्थान में मूल त्रिकोण राशि में बैठना या स्वग्रही बैठना, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें ग्रंथों में आती हैं। राहु और बुध का दशम स्थान में बैठना, चंद्रमा के साथ व्यक्ति को खुद का व्यवसाय करने वाला, बुध के साथ बैठने वाला व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बनाने के साथ साथ व्यक्ति को, यहाँ पे जो स्थिति मैं व्यक्ति की कुंडली में देख रहा हूं, ये नौकरी से ज्यादा व्यवसाय को ज्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन अभी राहु की दशा है, राहु दशम स्थान में है, अभी व्यक्ति के जीवन में 80% तक हाँ में और 20% ना में परिणाम कहूंगा। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं, बिना किसी कंफ्यूजन के, कि मशक्कत बाकी रहेगी। मेहनत करने के बाद ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। मतलब आपके ऊपर ही ये बात निर्भर करती है कि आप कितना देते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी दशा ठीक नहीं है। अगर यही दशा गुरु की चल रही होती, बाकी बुध की चल रही होती, चंद्रमा की चल रही होती, या भाग्येश सूर्य की चल रही होती, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता था। पर ये राहु की दशा है, और राहु में शुक्र चल रहे हैं, और राहु में अभी केतु चल रहे हैं। मैं अभी उसको 100% नहीं कह सकता। दूसरे नंबर पे, यदि व्यवसाय के योग हैं, तो अब बाकी के लोग अगर देखेंगे ये कुंडली, तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बात है, अगले में गुरु, चंद्रमा का गज केसरी योग, गुरु का बुध के साथ बैठना, सूर्य का स्वग्रही। पर आप जब इनकी कुंडली को और भी निकटता से देखने का प्रयास करेंगे, तो बलवान थोड़ा सा कम है। दशा के आधार पर मैं ये बात थोड़ा सा अपने आप को निगेटिव में ले जा रहा हूं। अगर व्यक्ति ने मेहनत करा तो 100% उसके प्रभाव उसके पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि D60 चार्ट में भी मैंने देखा है, वहां पे सूर्य, शुक्र, गुरु और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी के सारे ग्रह आपके पक्ष में ही निर्णय देते जा रहे हैं। ये बात आपके मेहनत के ऊपर ही ला करके मैं ला दूंगा कि आप कितने मेहनती हो, क्योंकि यहां पे ये जो स्थिति बनी है ये ठीक नहीं है। बाकी यहाँ पे सूर्य की स्थिति ठीक है, यहां से व्यक्ति को घर से दूर रहना पड़ता है, कई बार घर से दूर रह के काम करता है, माता और पिता की सेवा करने के बावजूद भी कई बार उसको उससे दूरी बनती है। आप अपनी कुंडली में जरा ध्यान से समझिएगा, तो आपकी कुंडली में ग्रह एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 5 घर, 1 2 3 4 5, 5 ही घर में जब सारे के सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो ये अच्छी बात होती है। मतलब व्यक्ति को यश मिल सकता है, क्योंकि यश भाव का अधिपति अगर नीच का नहीं होता और छठे भाव के अधिपति शुक्र के साथ उसकी युति नहीं बनती, तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। ये पहली बात है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में एक साथ नहीं बैठे होते, तो व्यक्ति निर्णय गलत कभी भी नहीं ले सकता था। लेकिन मैं ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में निर्णय गलत होने के चांसेस भी मैं देख रहा हूं। यहाँ पे चंद्रमा पापक ग्रह हो रहे हैं, कन्या राशि बनी है, जिसके ऊपर ढैया और साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन गुरु अकेले बैठे हुए हैं और शनि से दृष्ट हैं, जो धनु लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। शनि का यहाँ पे बैठना व्यक्ति के जीवन में कई बार मशक्कत बढ़ा देगा। बुध और चंद्रमा निर्णय लेने में गलती करवाएंगे, और गुरु यहाँ पे व्यक्ति को गंभीरतम स्थिति से कमजोर करवाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति अत्यंत भाषणबाजी करने वाला और कई बार अपने आप को कमजोर करके रहता है, लेकिन दिखाता कि है कि मैं ज्यादा हूं। मतलब ज्ञान कम रखे पर दिखाए ज्यादा, ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल और शुक्र जहां जन्म कुंडली के धन भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास पहले से ही धन है, पिता का धन हो, पैतृक संपत्ति का, पिता का लाभ, सब कुछ मिलता रहे। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो कई बार गलत जो होता है वो निर्णय ले बैठता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को नौकरी लेने के लिए मशक्कत बाकी रहेगी, और मैं इसका ठिकरा आपके ही माथे फोड़ूंगा। हाँ योग है, पर ग्रह दशा ठीक नहीं है। राहु है, कुछ भी करवा सकते हैं। राहु जो है वो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। अब इसको मैं और भी ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करता हूं कि कितना वो हाँ या और कितना ना।
राहु हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति के साथ बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति से ठीक से उनका संबंध भी बन रहा है। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, राहु हस्त नक्षत्र में। इसका मतलब है कि राहु भी आपके पास 80% है, 20% मैंने इसी बल पे आपका काटा था, क्योंकि 20% तक ये परिणाम अंतिम समय में ले जाकर के बदल देते हैं। रैंडमली वो जो है वो चीजें हट जाती हैं या छूट जाती हैं, या कई बार व्यक्ति जो है वो पीटी क्लियर कर ले, मेंस प्री मेंस क्लियर कर ले, अंतिम में जाकर के इंटरव्यू में चीजें रह जाती हैं। और वो रहने के पीछे का कारण शुक्र की दशा। अगर वो शुक्र अगले 3 साल तक नहीं होते, 22 से लेकर के 25 तक, तो निस्संदेह मैं कह सकता था। लेकिन मुझे थोड़ी सी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ रही है, या फिर वो मशक्कत आपको करनी पड़ रही है। आपके ऊपर ये बात निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में यही भाव जो है वो खराब है, ये नहीं होना था, यही हुआ है। समझ में आ रही होगी बात। नवमांश कुंडली में 3 घर खाली, उच्च के शनि, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। गौर करिएगा, यहाँ पे वो नीचा विलासी हो रहे थे, इस वजह से पुरस्कार और व्यक्ति को जो धन की स्थिति थी। अब ऐसे भी एक बात बता देता हूं, तो चतुर्थ स्थान में शनि का बैठना, नवमांश कुंडली में दशम भाव के और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के उच्च का होना व्यक्ति को पद पे ले जाकर के आरूढ़ तो कर ही देगा। मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि एक स्थिति जो आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं उसमें वो दिख रही है राहु में शुक्र, और शुक्र में जब आपकी कुंडली में 1996 के हैं आप, इसका मतलब है कि आपके पास बल आगे भी है, तो आप आगे प्रयास करना छोड़िएगा मत। निसंदेह आपको 25-26 तक अभी आगे प्रयास करना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आप कब तक उसके कैपेबल हैं, उसके लिए आप उपयुक्त होते हैं। लेकिन हाँ, निसंदेह शनि का उच्च का होना नवमांश कुंडली में मेरे उस 80% के जो राहु की बात ना थी उसको वो फिर से 5% में जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि शनि का बल यहां पे रहेगा और स्वग्रही सूर्य बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आपके पास जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि प्रतियोगिता भाव पे और शुक्र जो है वो उससे पंचमस्थ जाकर के बैठे हैं। इस भाव के अधिपति के साथ संबंध शुक्र का जो और शनि का बन रहा है वो गौर करिएगा तो नवम पंचम का बन रहा है। पंचम चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु और छठे भाव के अधिपति शुक्र, ये दोनों एक दूसरे से षडाष्टक में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी। लेकिन शनि का संबंध यहां से बन रहा है और छठे भाव से बन रहा है। छठे भाव के अधिपति विपरीत परिस्थिति लगा करके योग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पहले हो सकता है कि ना लगे, लेकिन कई बार जब उसमें प्रत्यंतर में शनि आए तो चीजें हाँ में बदल सकती हैं। इसका मतलब है कि आपको पहले अपना पूरा प्रयास कर लेना चाहिए, तब जाकर के उसको ऑप्शन के साथ अगर रखना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा अपना खुद का व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं, पर यह बाद की बात होगी। पर पहले व्यक्ति को अपना काम करना होगा। ये क्लियर मैं बता देता हूं, आपको बीच में ले जाकर के खड़ा करने वाली बात मैं नहीं जानता, और मैंने आज तक यही प्रयास किया है कि बिल्कुल ही व्यक्ति को एकदम क्लियर कर दूं कि यही होने वाला है। पक्की बात है। आगे इन्होंने सवाल पूछा है, यदि व्यवसाय के योग हैं तो क्या व्यवसाय करेगा। ये बात उस समय जब ये पहले क्लियर हो जाए, आपके पास अभी वक्त कम से कम 2026 तक है, तो कम से कम अभी लगे रहिए। अभी बदलने की कोई जरूरत भी नहीं है और मैं गुंजाइश भी नहीं देख रहा हूं। अगला सवाल, शेयर बाजार में भविष्य कितना प्रतिशत है। देखिए, सूर्य तो ठीक है और पंचम भाव के अधिपति नीच के हो रहे हैं शुक्र के साथ। एकादशवें भाव के अधिपति भी अष्टम में बैठे हैं, मैं उसको ना कहूंगा, क्योंकि चंद्रमा भी पापक है सूर्य के बल पे, और दशम स्थान में बुध और चंद्रमा बैठे हैं। कई बार व्यक्ति को लालच हो तो एक सामान्य आय, लेकिन बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मंगल के पास बल नहीं है। और अगर आप गौर करते हैं तो उनकी कुंडली में उनका नीच भंग जरूर हुआ है, पर वो एक इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि उसको भी मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जरूर निसंदेह अपनी स्थिति में बढ़िया बैठे हैं, अपने नक्षत्र के हैं, राहु के साथ है, एकादशवें भाव के अधिपति अष्टम में जा रहे हैं, लाभ कम होगा उधर, बहुत ज्यादा नहीं है। एक सामान्य लंबे समय के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे टर्म के लिए नहीं। यूपीएससी या पीएससी में तैयारी के लिए कौन सा समय अच्छा है, या व्यवसाय के लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में तो अभी वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी इसके लिए वक्त मैं समझता हूं कि 2025 से, या फिर अगर मैं निकट में अगर कहूंगा तो प्रतियोगिता में आरंभ करने का जो प्रभाव है। आपकी कुंडली में शुक्र को देखिए, शुक्र जो बैठे हैं वो नवांश कुंडली में भी वहीं बैठे हैं, यहीं पे, तो बलवान हो रहे हैं, वो वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है। इसका मतलब है कि आप अगर दशमांश कुंडली में भी देख रहे हैं तो शुक्र यहीं बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी शुक्र यहीं बैठे हैं, दशमांश लग्न कुंडली में भी शुक्र यहीं बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रह अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखा है। हमें अभी अपने अनुभवों को प्राप्त करने के पीछे भागना चाहिए,
ज्ञान को पाने के पीछे भागना चाहिए और मेहनत करने के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास अगर सिर्फ ये सवाल हो तो अभी व्यक्ति की अवस्था को देखिए 1996, अभी आपके पास 4 से 5 साल का वक्त है जहां आप इस चीज को दे सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि व्यक्ति को इस दशा काल में उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता का भाव है। हाँ, लेकिन भटकाव भी संभव है, क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं तो अपना ध्यान भी रखना होगा। और दूसरी बात, ऊर्जा की क्षति न हो, क्योंकि राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पे है और शुक्र भी वहां देख रहे हैं। तो शुक्र और मंगल के देखने के कारण धन की स्थिति, प्रभाव की स्थिति, पैतृक संपत्ति का लाभ, ये सारी चीजें व्यक्ति की कुंडली में जुड़ रही हैं। और अब जब आप इसी चीज को दशमांश में देखते हैं तो यहां भी चंद्रमा यहीं बैठे हैं। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी ना हो तो प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, खुद का काम व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपको अपना ही काम करवाएगा, किसी दूसरे का काम वो नहीं करने देगा और ना आप करोगे, क्योंकि आपको पसंद भी नहीं है। या तो आप अपने पिता का व्यवसाय संभाल सकते हैं, या पिता जो काम करते आए हैं आप वो काम करते आए कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली में स्थिति दिख रही है। बुध भी यहाँ पे, आप उस क्षेत्र में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमा भी लेंगे, ये बात भी दिखती है। गुरु यहाँ त्रिकोण में, यहाँ गुरु त्रिकोण में, यहाँ गुरु केंद्र में। गुरु की स्थिति हर जगह अच्छी है, उनकी दृष्टि हर जगह अच्छी जा रही है, इस वजह से मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। व्यक्ति को बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाहिए और निस्संदेह ये स्थिति बनती है। दूसरी बात, 80 से लेकर के मैंने 85% तक आपके पक्ष में निर्णय हाँ का कहा है। 15% आपकी कुंडली में राहु की दशा के कारण मैंने उसे हाँ में नहीं बदला है। ये बात बस इतनी सी काफी है। दूसरी बात बता दूं, शनि वक्री हैं, इस वजह से उनका कुछ प्रभाव तीसरे भाव का भी रहेगा। इस वजह से व्यक्ति के पास पराक्रम है, मतलब पराक्रम अगर व्यक्ति करे तो निसंदेह परिणाम मिल सकता है। दूसरी बात है, सूर्य उस भाव को देख रहे हैं, शनि का प्रभाव पीछे का है, इस भाव पे किसी भी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि है। मंगल की 7वीं यहां, 8वीं यहां। अब ध्यान से समझिए, तो शनि यहां वक्री होकर के कुछ परिणाम यहां का करेंगे, कम से कम 50 से 60%। सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी, पराक्रमी बनाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, यानी कि 3 पापक ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ रहा हो तो व्यक्ति की कुंडली मेहनत वाली बन जाएगी, और व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उसको उसके संपूर्ण मेहनत का प्रभाव भी मिलेगा। ये बात भी दिखती है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपको कई बार घर से दूर रहना पड़े, ये बात भी दिख रही है। भवन का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, ये सब कुछ मैं अच्छे तरीके से देख रहा हूं। पर हाँ, इतनी बात और भी कहूंगा, यहां माता की बात निकली तो माता भाव में शनि और केतु का बैठना, माता के कारक चंद्रमा का लग्न को यहां देखना, गुरु से केंद्र में आना, बुध, चंद्रमा और राहु तीनों का प्रभाव और 5 ग्रहों का प्रभाव माता झेल रही हैं। कष्ट होता है माता के स्वास्थ्य को, इस वजह से व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य को लेकर के कभी भी ढीलम ढीली नहीं करनी चाहिए। और वहां पे माता को कई बार स्वास्थ्य से कमजोर भी मैं देख रहा हूं, इस वजह से इस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना होगा। माता के साथ जितना ज्यादा हो सके उनको नर्चर करिए, उनको बच्चे की तरह उनकी सुरक्षा की आवश्यकता बनेगी। पिता तो फिर भी ठीक है, उनके साथ संबंध भी ठीक है, पर पिता भाव का अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य ठीक है, आपको पिता का संपूर्ण सुख मिलेगा और पिता आपके लिए हमेशा खड़े भी रहेंगे। ये बात भी दिखती है। बस इतनी सी बात कहूंगा, बिल्कुल क्लियर कट में मैं बात करना चाहता हूं, बिना किसी लाग लपेट के। आपकी कुंडली में D10 चार्ट ठीक बनी है, खराब नहीं बनी है। लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, आपका कर्म क्षेत्र ठीक है, आप करियर को लेकर के परेशान मत होइए। पर हाँ, निसंदेह अभी उतरने की आवश्यकता है। व्यापार कभी भी करना हो, अनुराधा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों और पुनर्वसु, ये कुछ नक्षत्र अच्छे होते हैं, पर फिर भी एक सही और समुचित समय का चुनाव जरूर कर लेना चाहिए। बस इतनी सी बात है। एक बात और कहूंगा, कार्यक्रम के आरंभ में ही कह देना चाहता हूं, आप लोगों को ये बात मैं बता दूं कि अब प्रत्येक हफ्ते के रविवार के दिन का जो शाम का कार्यक्रम होगा वो आप लोगों के कमेंट सेक्शन से कुंडली चुन करके मैं उसकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। इस वजह से प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में अपना कमेंट जरूर लिखें और डेट ऑफ बर्थ के साथ डिटेल भी जरूर लिखें सवाल के साथ। तब तक के लिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां रील बनने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ मेरा जो एप्लीकेशन है ज्योतिष ही लक्ष्य, आप उसे प्ले स्टोर पे जरूर डाउनलोड कर दीजिए, वहां से भी आप मेरे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को जरूर देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।